रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसके लिए देखें कि एक कंटेनर लिया मैंने और इसका ये सॉल्यूशन का सरफेस हो गया और इसको हमने ऊपर से बंद किया हुआ है, ढक रखा है इसको, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के सरफेस, मान लो अभी प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट, इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट के पार्टिकल्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस सॉल्वेंट के अंदर मान लो सरफेस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टिकल्स यहाँ पर सरफेस पर हैं इसके, और ये सारे के सारे किसके पार्टिकल्स हैं? सॉल्वेंट के, क्योंकि प्योर है तो प्योर सॉल्वेंट होगा तो यहाँ पर सिर्फ ए के ही पार्टिकल हैं। मान लो सॉल्वेंट को मैं ए बोल रहा हूँ तो यहाँ पर पार्टिकल सिर्फ किसके हैं? ए के ही हैं। तो जब सिर्फ ए के ही पार्टिकल हैं और ये सॉल्वेंट आपका वोलेटाइल है, वोलेटाइल है मतलब इसका इवेपोरेशन हो सकता है, ये यहाँ से एस्केप करके गैशियस फेज में जा सकते हैं ये पार्टिकल। तो ये पार्टिकल गैशियस फेज में जाएंगे और प्रेशर लगाएंगे, और प्रेशर लगाएंगे, उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। तो ये वेपर प्रेशर जो लगेगा यहाँ पर वो कहेगा P0A, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, ठीक है। अगर सिर्फ PA बोलूँगा मैं तो वो वेपर प्रेशर होगा, लेकिन वो प्योर का नहीं होगा। नॉट लगा दिया तो प्योर सॉल्वेंट का हो गया, ठीक है। अब अगर मैं मान लो इसके अंदर क्या डाल दूं, बाहर से एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया मैंने। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट वो होते हैं जो इवेपोरेट नहीं होते, एस्केप नहीं करेंगे, ठीक है। तो जब मैंने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, ठीक है, तो मान लो 30% आपने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। 30% का मतलब क्या होता है कि 10 में से 3 पार्टिकल, है ना। 30%, 30 आउट ऑफ 100, इसका मतलब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 में से 3 पार्टिकल। तो 10 में से 3 पार्टिकल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के इसके अंदर आपने मिक्स कर दिए। 30% का मतलब हर जगह पर कॉम्पोजिशन सेम होगी। मैंने बताया था कि सॉल्यूशन जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं 2 और मोर कंपोनेंट्स के। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब यहाँ पर भी 30% होगा, यहाँ भी 30%, यहाँ भी 30, हर जगह पर 30% कॉम्पोजिशन होनी चाहिए। तो टॉप सरफेस वाली जो लेयर है यहाँ पर भी 10 में से 3 पार्टिकल किसके रहने वाले हैं? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के रहेंगे। तो मैं 3 पार्टिकल्स 1 2 और 1 3, ये 3 पार्टिकल्स किसके बोल देता हूँ? ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के हैं। क्या ये इवेपोरेट होकर ये वेपर फेज में जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाने वाले। समझ में आई नहीं बात? तो पहले क्या हो रहा था कि ये 10 के 10 पार्टिकल, ये दूसरा तीसरा 4 5 6 7 8 9 10, जब ये पार्टिकल्स नहीं थे यहाँ पे, सारे के सारा प्योर सॉल्वेंट था, तो ये सारे पार्टिकल्स वेपर फेज में जा सकते थे। बट हुआ क्या कि अब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो ये तीनों पार्टिकल वेपर फेज में नहीं जाएंगे। तो अब जाने की टेंडेंसी सिर्फ कितने की रह चुकी? 7 पार्टिकल्स की। तो सिर्फ यही 7 पार्टिकल्स जाएंगे वेपर फेज में, तो सिर्फ प्रेशर भी यही पार्टिकल्स लगाने वाले हैं। तो सोचेंगे कि प्रेशर बढ़ जाएगा हमारा या कम हो जाएगा प्रेशर? बिल्कुल सही बात है। पहले 10 पार्टिकल्स ऊपर जा रहे थे, ज़्यादा प्रेशर लगाते, अब सिर्फ 7 पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, कम प्रेशर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लोअरिंग हो जाएगी प्रेशर के अंदर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्लियर है ना बात? तो ये जो लोअरिंग हुई है, अगर मुझे इसको निकालना हो कि कितनी लोअरिंग हुई है, ठीक है। अच्छा, अब प्रेशर कितना कहलाएगा इसका? अब कहलाएगा PA, ना कि P0A। P0A तो प्योर का था, ठीक है, लेकिन अब भी हैं तो ये A के ही पार्टिकल, लेकिन अब ये सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या कहलाएगा? PA कहलाएगा। तो P0A ज़्यादा है और PA कम है। मान लो P0A 10 था और PA कितना है? 7 है। तो कितना डिक्रीज़ कर गया, कितना लोअर कर गया? 10 में से 7 घटा दो, 3 बचा रह जाएगा। समझ में आई नहीं बात? इसका मतलब 3 पार्टिकल्स का प्रेशर क्या कर गया? लोअर कर गया। तो लोअरिंग कर कैसे निकालते हैं हम? घटा देंगे, P0A माइनस PA कर दोगे तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आ जाएगी। क्लियर है ना बात? लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो इससे ज़्यादा अच्छे से बात समझ में नहीं आएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके केमिस्ट्री में मार्क्स की बात करता हूँ कि आपके केमिस्ट्री में मार्क्स आए 23, सबका मुंह बन जाएगा, अरे यार सर 23 मार्क्स बोल रहे हैं, बहुत कम मार्क्स हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 23 हैं आउट ऑफ 25। ओहो, बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये तो। समझ में आ रही है ना बात? तो यानी कि सिर्फ 23 मार्क्स कह देने से कुछ नहीं पता चलता।
जब तक आप ये ना बताओ कि वो कितने में से हैं। अगर 25 में से 23 हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन अगर ये 23 आउट ऑफ 100 हैं तो सिर्फ ये पासिंग मार्क्स रह जाते हैं, बहुत बुरे मार्क्स, बेकार बच्चों वाले मार्क्स बन जाएंगे आपके। समझ रहे ना बात को? तो आउट ऑफ बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ बोला कि लोअर कर गए, वेपर प्रेशर लोअर कर गया, लेकिन कितने में से लोअर करा ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसको एक और एग्जाम्पल से समझें कि मेरे पास 10 रुपये गिर गए मेरे पास से, तो 10 रुपये, कोई कहेगा कि यार ये बहुत बड़ी रकम तो नहीं है कि 10 रुपये गिर गए, ठीक है, लेकिन मैं कहूँ कि मेरे पास 10 ही रुपये थे और 10 के 10 ही गिर गए, तो ये तो फिर मैं बर्बाद हो गया एक तरह से। लेकिन अगर मेरे पास 1000 रुपये थे और उसमें से 10 रुपये गिर जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो लोअरिंग हुई 10 की ही, लेकिन 10 की जो लोअरिंग हुई, अगर वो 10 में से 10 की लोअरिंग हुई तो आप बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन अगर आपकी लोअरिंग 1000 में से 10 की हुई है तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हैं ना बात को? तो अगर आप 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो हो सकता है आप गरीब हो जाएं, लेकिन 1 लाख रुपए अगर अंबानी एक दिन में खर्चा कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उसके पास तो बहुत पैसा है। तो कितने में से लोअरिंग हो रही है ये इंपॉर्टेंट बात है। तो खाली लोअरिंग से कोई पता नहीं चलता, कितने में से हो रहा है उससे पता चलेगा। कितने में से हुआ, टोटल कितना था आपके पास, P0 A था, ठीक है। तो जैसे आपने मार्क्स निकाले, ये रिलेटिव मार्क्स हैं आपके, रिलेटिव किसके रिलेटिव में, के जितने टोटल थे। तो इसी तरह से अगर मैं लोअरिंग की बात करूं तो इसको मैं कहूंगा रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव किसके रिलेटिव निकली हमने, लोअरिंग तो क्या है, P0 A माइनस PA है, और रिलेटिव किसके रिलेटिव में निकालेंगे, P0 A के, क्योंकि टोटल तो यही था। रिलेटिव में आमतौर पर हम किसके निकालते हैं, टोटल के। तो ये जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाती है। अब इसका हमने फॉर्मूला डिराइव करना है कि कैसे निकलेगी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो देखें कि आपके पास PA इज इक्वल्स टू क्या होता है, P0 A XA बराबर होता है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से XA को लिखूँ, ये 1 माइनस एक्स बी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि XA प्लस XB किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है ना। तो इसी तरह से अगर आप लिखोगे PA इज इक्वल्स टू P0 A, XA की जगह 1 माइनस XB लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर दें, PA इज इक्वल्स टू P0 A माइनस P0 A इंटू XB, ओके। तो इसको माइनस वाले को इधर ले आएँ और इसको उधर ले जाएं, तो P0 A माइनस PA हो जाएगा, ये P0 A माइनस PA, और ये इधर आके प्लस का हो जाएगा P0 A XB। अब इस P0 A को नीचे पहुंचा दो, तो P0 A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0 A इज इक्वल्स टू XB के आ गया। क्या ये चीज़ हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ी है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होती है, P0 A माइनस PA अपॉन P0 A। वो किसके बराबर आ रही है, XB के बराबर आ रही है। XB क्या है, मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पर A कौन था, यहाँ पे सॉल्वेंट था A, और B कौन है, यहाँ पर सॉल्यूट है। समझ रहे हैं ना बात को? तो B सॉल्यूट है, तो इसका मतलब ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जो कि A प्लस B के बराबर होगा। क्लियर है ना बात आपको? तो यहाँ से देखें कि ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो डिपेंड कर रही है किस बात पर, डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रही है। ये इसके नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करेगी। देखें ज़रा यहाँ पर कि मैंने यहाँ पे 3 पार्टिकल्स रख दिए। अब ये 3 पार्टिकल्स आपके, चाहे वो आपके ग्लूकोज के हों, या ये आपके सुक्रोज के हों, या किसी और ABCD किसी भी कंपाउंड के हों, समझ रहे हैं बात को, ये 3 तो यहाँ पर आके बैठ गए, और जब यहाँ पर 3 आके बैठ गए तो ये यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, तो यही वेपर प्रेशर को कम करने वाले हैं। तो चाहे वो ग्लूकोज हो चाहे वो सुक्रोज हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो नेचर पर डिपेंड नहीं करेगी, सिर्फ किस बात पर डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। अब अगर ये नंबर ऑफ पार्टिकल 30 की जगह मैं 40% कर दूँ कि मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल और डाल दिया इसके अंदर, ठीक है, तो ये वाला पार्टिकल भी अब यहाँ पे से ऊपर नहीं जाने वाला। अब ऊपर जाने वाले सिर्फ कितने पार्टिकल रह गए, 6 पार्टिकल रह गए, और कम हो गया प्रेशर। पहले 7 जा पा रहे थे, अब सिर्फ कितने जा पा रहे हैं, 6 जा पा रहे हैं।
तो वेपर प्रेशर पहले 3 का डिफरेंस आया था, अब 4 डिक्रीज कर गया। तो जितने ज़्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स डालते रहेंगे उतना ज़्यादा डिक्रीज करता रहेगा वेपर प्रेशर। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स डालेंगे आप उतनी ज़्यादा लोअरिंग होती चली जाएगी, उतना ही वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को? तो ये इस तरह से आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसको याद रख लेंगे अच्छे से। इसको बुक से देखें। वी हैव learnt in section 2.4.3 that vapor pressure of a solvent in solution is less than that of pure solvent। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो सॉल्वेंट का होता है सॉल्यूशन में वो प्योर वाले से क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। राउल्ड established that the lowering of vapor pressure depend only on the concentration of solute particles। ये सॉल्यूट पार्टिकल पे ही डिपेंड करेगी और ये इसकी इंडिपेंडेंट होगा आइडेंटिटी पर, यानी कि नेचर पर इंडिपेंडेंट होगा। क्लियर है ना? इक्वेशन 2.20 गिवन इन सेक्शन 2.4.3 इस्टेब्लिश ए रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। मतलब ये राउल्स लॉ की बात कर रहे हैं कि P1 इज इक्वल्स टू क्या होता है, P01 x1 होता है। ठीक है, तो जो अभी हमने डेरिवेशन किया ये वही वाला डेरिवेशन है कि रिडक्शन यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होगी उसको डेल्टा P बोल दिया मैंने। ठीक है, वो किसके बराबर होगी, P01 माइनस P1 के बराबर होगी। कि भाई स्टार्टिंग में आपका वेपर प्रेशर कितना था, P01 था, लेकिन अब कितना बचा रह गया, P1 बचा रह गया। डिक्रीज कितने का आएगा, माइनस कर देंगे, तो P01 माइनस P1। P1 किसके बराबर है, P01 x1 के बराबर है, तो P1 की जगह P01 x1 लिख दिया मैंने यहाँ पर। ठीक है ना, P01 इसमें से कॉमन आ जाएगा, कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस x1, ये 1 माइनस x1 आ गया। ठीक है, नोइंग दैट जो 1 माइनस x1 होता है वो किसके बराबर होता है, x2 के बराबर होता है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, P01 इंटू 1 माइनस x1 की जगह x2 पुट कर दिया जाएगा यहाँ पर। तो डेल्टा P1 बराबर x2 P01। P01 को आप नीचे ले जाएं तो वो रिलेटिव आ जाएगी क्या, लोअरिंग। ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बन जाएगी। ये जो बन जाएगी क्या बन जाएगी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको दोनों तरह से आप प्रूव कर सकते हैं, बुक के तरीके से भी या उस तरह से भी जो मैंने बताया है, दोनों एक ही चीज़, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। ठीक है, तो इन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग सेवरल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स, बहुत सारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट्स हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स। ठीक है, मतलब आप ग्लूकोज भी डाल दो, सुक्रोज भी डाल दो, तो क्या ही फ़र्क पड़ता है कि ग्लूकोज डालो या सुक्रोज डालो। ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि इसके कितने नंबर हैं और इसके कितने नंबर हैं, यानी कि इनका टोटल मोल फ्रैक्शन कितना है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगी। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करेगी कि ग्लूकोज है या सुक्रोज है या कोई और सा मॉलिक्यूल है वहाँ पर। Expression on the left hand side of equation as mentioned earlier is called relative lowering of vapor pressure and is equals to mole fraction of solute। तो जैसा हमने पीछे देखा बुक में कि ये जो है लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन, इसको क्या बोलते हैं हम, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं, और ये किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन के बराबर है, सॉल्यूट के। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को कैसे लिखेंगे, N2 अपॉन N1 प्लस N2 के बराबर होगा। ठीक है, तो एंड इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन की जगह कितना आ जाएगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2, क्योंकि ये मोल फ्रैक्शन किसका है, सॉल्यूट का है। N1 किसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सॉल्वेंट के, N2 किसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, सॉल्यूट के। N1 and N2 are the number of moles of solvent and solute respectively present in the solution। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आ रही है ये वाली। ठीक है, क्या बात है कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है आपका, तो जैसा आपको मालूम होगा कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर वेरी वेरी लेस देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट में सॉल्यूट थोड़ा सा होगा और सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो N2 बहुत छोटा होगा और N1 बहुत बड़ा होगा। तो इस इक्वेशन में देखें
इसमें क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P01 डिवाइडेड बाई P1 डेल्टा P1 डिवाइडेड बाई P01 बराबर N2 अपॉन N1 प्लस N2 है। अब जब दो चीज़ों को आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ बहुत बड़ी है और दूसरी बहुत छोटी है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था आपको कि 55.55 मोल्स में आप 0.001 जोड़ दो तो क्या ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा 55.55 पर? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, 55.551 हो जाएगा बस ये। और वैसे भी हम तीसरी डिजिट को तो वैसे ही नेगलेक्ट करके रखते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है आपका, N2 की वैल्यू बहुत छोटी है, तो N2 को क्या किया जा सकता है, यहाँ से नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो N2 को नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास आसान हो जाएगा कैलकुलेशन को करना, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है, इसके अंदर हमने N2 को यानी कि NB को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये बन जाएगा P0A माइनस PA डिवाइडेड बाई P0A इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA। NB क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और NA किसके बराबर होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इनको पुट कर दें यहाँ पर, NB की जगह क्या आ जाएगा, WB अपॉन MB, और NA की जगह क्या आ जाएगा, WA अपॉन MA, ठीक है। यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो किस किस की मल्टीप्लाई हो गई, WB इंटू MA की, WB इंटू MA डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। समझ रहे हैं बात को। और ये P0A माइनस PA अपॉन P0A, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फॉर ए कौन सा सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये हमेशा आप डाइल्यूट सॉल्यूशन में लगा पाएंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन या अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हुई तो NB को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप नेगलेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही बात लिखी हुई है बुक के अंदर, यही फार्मूला डिराइव होके आ गया है यहाँ पे कि हम नेगलेक्ट कर देंगे N2 को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिनोमिनेटर के अंदर, ठीक है। तो जब हमने ये N2 नेगलेक्ट कर दिया तो ये आ गया और ये हमारा फार्मूला बन गया। N2 की जगह W2 अपॉन M2, N1 की जगह W1 अपॉन M1, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। हियर W1 एंड W2 आर द मासेस एंड M1 एंड M2 आर मोलर मासेस of the solvent and solute respectively. From this equation 2.28, knowing all other quantities, molar mass M2 can be calculated. क्योंकि ये हम प्रेशर की मेजरमेंट तो कर लेंगे, है ना। प्रेशर मेजरमेंट हमने मैनोमीटर वगैरह से करने आते हैं। कितना सॉल्यूट का मास डाला है वो पता है हमने। सॉल्वेंट हमें आमतौर पे पानी वगैरह लेना होता है तो उसका मोलर मास मालूम होता है। सॉल्वेंट कितना लिया हुआ है वो भी मालूम है हमें। बस सॉल्यूट का हमें कभी कभी मोलर मास नहीं मालूम होता, वो हम देखेंगे तो कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से।